खिलाफ एक तो कल की ना कुछ क्लिनिकल्स रह गए थे, पहले वो कर ले, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। रिकॉर्डिंग सुनते हैं वैसे इसकी? Recording in progress. आप लोग रिकॉर्डिंग सुनते हो बाद में लेक्चर? क्या आपका टाइम होता है कि आप घंटे 1.5 घंटे की बैठ के रिकॉर्डिंग दोबारा सुनो? नो मैम। मेरे पास कितना टाइम है। एनीवेज जी, क्लिनिकल फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है, उसमें ये 2-3 चीजें रहती थी। सबसे पहले साइट डिटर्मिनेशन ऑफ स्कैपुला। साइट डिटर्मिनेशन ऑफ स्कैपुला में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है उसका आपको ख्याल रखना है कि आपके पास जो ग्लिनॉइड कैविटी है वो आपके पास लैटरल आती है हमेशा, ठीक है। लैटरल आपके पास ग्लिनॉइड कैविटी पड़ी होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो डॉर्सल सरफेस है उस पे स्पाइन है, ठीक है। इस आपको स्कैपुला की साइड डिटर्मिनेशन बता रही है, ठीक है। आप ग्लिनॉइड कैविटी को जब स्कैपुला को पकड़ेंगे, ग्लिनॉइड कैविटी को लैटरल रखेंगे, आप देखेंगे जो स्पाइन है, स्पाइन को पीछे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि जो आगे वाली सरफेस है एंटीरियर और कोस्टल सरफेस, उसमें सबस्कैपुलर फोसा है जो कि आपके पास चेस्ट वॉल के साथ फिट इन हो जाता है, ठीक है। आप इसको करेंगे और उसके बाद लैटरल बॉर्डर आपको पता है कि वो थिक है और ग्लिनॉइड कैविटी से नीचे जा रही है। तो आप ये 3-4 चीजें पकड़ेंगे, जब उसको देखेंगे तो स्कैपुला ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपके पास सारी जो है वो फिट इन हो जाएगी। ठीक क्लास, इसमें कोई इशू तो नहीं आपको? क्या क्या देखेंगे? लैटरल बॉर्डर, ग्लिनॉइड कैविटी, स्पाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्पाइन का देखिए। जी क्लास, इसमें कोई मुश्किल? जी क्या देख रहे हैं क्लास? किसकी पिक्चर है? Posterior aspect of scapula. ऑसिफिकेशन है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, जो स्कैपुला है उसका एक प्राइमरी सेंटर होता है और सेकेंडरी सेंटर्स बहुत ज्यादा होते हैं। प्राइमरी सेंटर जो है वो आप देख रहे हो कि कहाँ पे अपेयर आपके पास होता है। प्राइमरी सेंटर जो है आपके पास नियर द ग्लिनॉइड कैविटी ड्यूरिंग द 8th वीक ऑफ 12, ठीक है। ये देखिए आपके पास ग्लिनॉइड कैविटी के पास है ड्यूरिंग 8th वीक ऑफ जेस्टेशनल लाइफ। उसके बाद बाकी सारे जो हैं सेकेंडरी सेंटर्स हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे जो हैं आपके पास सेकेंडरी सेंटर्स हैं। एक सेकेंडरी सेंटर होगा कोराकोइड प्रोसेस के लिए, फर्स्ट ईयर में अपेयर होगा। एक होगा जो है कोराकोइड की रूट पे या बेस पे, यहाँ पे जो 10th ईयर में अपेयर होगा। एक्रोमियन के लिए होंगे, एक्रोमियन प्रोसेस के लिए, ठीक है, वो आपके पास प्यूबर्टी में अपेयर होते हैं। उसके बाद ग्लिनॉइड कैविटी का है, वो भी प्यूबर्टी में अपेयर होगा। फिर उसके बाद मीडियल बॉर्डर के लिए है और इंफीरियर एंगल के लिए है, ठीक है। ये इसकी ऑसिफिकेशन है। आपने बताना है कि कोराकोइड प्रोसेस के लिए है, फिर बेस ऑफ कोराकोइड प्रोसेस के लिए है, एक्रोमियन के लिए है, ग्लिनॉइड कैविटी के लिए है, मीडियल बॉर्डर के लिए है और इंफीरियर एंगल के लिए, ठीक है। ये इसकी ऑसिफिकेशन आप सारा बताइए। मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बेटा आप आ रही है सही? बेहतर है लेकिन अभी भी काफी आपकी कम आ रही है। अच्छा, एक मिनट बेटा प्लीज वेट करो। मैम ऑसिफिकेशन सेंटर्स रिपीट कर दें। एक मिनट वेट करो, एक जी क्लास,
कुछ फर्क पड़ा आवाज में? मैंने अपना एयरफोन चेंज किया। जी क्लास, जी क्लास, हमारे पास एक एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की नर्व सप्लाई थी। जी क्लास, आर यू विद मी? Yes, ma'am. मैं आवाज अब क्लियर हुई है, बेहतर हुई है कुछ? Yes, ma'am. हुई है. अच्छा, नर्व सप्लाई ऑफ एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। इससे पहले मैं दोबारा तुम्हें रिपीट कर दूं, एक बच्ची के ऐसे रिपीट करना है। प्राइमरी सेंटर, प्राइमरी सेंटर कहाँ पे है? ग्लिनोइड कैविटी पे प्राइमरी है, बाकी सारे आसपास सेकेंडरी हैं। सेकेंडरी में एक कोराकॉइड प्रोसेस पे है, एक रूट ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस पे है, एक्रोमियन पे है, ग्लिनोइड कैविटी पे है, इधर मीडियल बॉर्डर पे है और इंफीरियर एंगल पे है। सारे सेकेंडरी सेंटर्स हैं ये, जो आफ्टर बर्थ जो है अपेयर होंगे, और प्राइमरी सेंटर सिर्फ एक है। यानी कि जब आप ऑसिफिकेशन लिखोगे स्कैपुला की, यू विल राइट दैट इट हैज वन प्राइमरी सेंटर which appears during the 8th week of gestational life, and it has 6 or 7 secondary centers. ठीक है, इसका आप इसको बताओगे। हिल्टन्स लॉ, हिल्टन्स लॉ आपको बहुत पहले डॉक्टर फीफा ने जब बोन या जॉइंट्स पढ़ाए थे तब आपको उन्होंने बताया होगा कि ये एक लॉ है, उसमें ये बताते हैं कि कोई भी जॉइंट जो है वो जो उसके ऊपर से मसल क्रॉस कर रहे होते हैं। जस्ट सपोज आपने नी जॉइंट पढ़ा, नी जॉइंट पे आपके पास क्या कहते हैं, आगे से क्रॉस कर रहे, वेस्ट आई मसल आगे है और पीछे आपके पास बाइसेप्स पड़ा हुआ है। तो जिस जॉइंट पर जो मसल क्रॉस कर रहे होते हैं, उन मसल की जो नर्व सप्लाई होती है वही जॉइंट की नर्व सप्लाई होती है। ठीक है, तो आपके पास joints are supplied by the branches of the nerves supplying the muscle that act on that joint। यानी जो मसल उस जॉइंट पे काम कर रहे हैं उन्हीं मसल की नर्व सप्लाई, जॉइंट की नर्व सप्लाई सेम होती है। जी बेटा, आपको लॉ पता चल गया ये? Yes, ma'am. ठीक है, जो जॉइंट है उसके ऊपर जो मसल काम कर रहे हैं, जो उन मसल की नर्व सप्लाई है वही जॉइंट की नर्व सप्लाई होती है। तो लैटरल पेक्टोरल एक्सिलरी नर्व और लैटरल सुप्राक्लेविकुलर नर्व जो है ये आपके पास सप्लाई करती है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट को। डिस्लोकेशन ऑफ एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है, उसमें हमने कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट पढ़ा था। ठीक है, कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बट द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट इज वीक। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके पास अगर आउटस्ट्रेच हैंड पे करो तो आउटस्ट्रेच हैंड पे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट जो है उसकी डिस्लोकेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके पास पॉसिबिलिटी है। शोल्डर सेपरेशन एंड मैम, कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट की इंजरी की वजह से हो सकती है डिसलोकेशन? नहीं, आप अगर हाथ पे गिरे ना, आप गिरे और अपने बाजू पे हाथ पे स्नैप को रोका है, स्ट्रेच हैंड का मतलब कि जब आप गिरते हो तब हमेशा हाथ खिलाते हो आगे। ठीक है, आप हाथ खिलाओगे ना जब आगे, तो उससे आपके एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की डिसलोकेशन हो सकती है। तो उसका कोरैकोक्लेविकुलर जॉइंट के साथ क्या रिलेशन है? वो ये कहना बताना चाह रहे हैं कि कोरैकोक्लेविकुलर जॉइंट सही रहता है, उसको यूजुअली कुछ नहीं होता। ओके, वो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो है शोल्डर सेपरेशन क्या है? अब हम ज्यादा एक स्वेयर टर्म पे जा रहे हैं। शोल्डर सेपरेशन ये है जब दोनों एक्रोमियोक्लेविकुलर और लिगामेंट दोनों फट जाए, दोनों में टियर आ जाए। पहले में क्या था, कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट ठीक था, सिर्फ एसी डिसलोकेशन हुई थी। अब जो है आपके पास एक्रोमियोक्लेविकुलर और कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट दोनों की आपके पास डैमेज हो गए, दोनों रप्चर हो गए। ठीक है, समझ आ गई आपको? यानी कि एक है जिसमें सब एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की डिसलोकेशन होती है, उसमें खाली वो डिसलोकेशन है। एक है जिसमें शोल्डर सेपरेशन आ जाती है,
शोल्डर सेपरेशन में एसी जॉइंट की डिस्लोकेशन भी है और कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट भी डैमेज हो जाता है, दोनों चीजें डैमेज हो जाती है। ये देखिए यहाँ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है आप देखो दोनों सिचुएशंस आ रही हैं। डिसलोकेशन ऑफ एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट विदाउट लिगामेंट रप्चर, ये देखो ये कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट है जो आप ये देख रहे हो कि इसको कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल सही है, सिर्फ डिसलोकेशन हो गई है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। अब आप इधर दूसरी कंडीशन देखो, ठीक है। इधर जब आप गिरे हैं शोल्डर पे, बहुत बुरी तरह चोट लगी है, तो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट भी डिसलोकेट हो गया और कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट भी हट गया, दोनों चीजें खराब हो गई। ठीक है क्लास? यस मैम। ये दोबारा उसी की क्लोज पिक्चर है, दिस इज नथिंग, इसको हटा देती हूँ, दूसरी क्लोज पिक्चर है। ये कौन सी बोन जा रही है, ये कौन सी बोन है? Clavicle. क्लेविकल। क्लेविकल है, क्लेविकल है, वेरी गुड। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, ये क्या है, ये कौन सी है, ये क्या है? Humerus है ना? ह्यूमरस है, और ये ह्यूमरस किसके अंदर फिट है, ये क्या है? क्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। ग्लिनाइड कैविटी Joint बनता है. बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है। ये ग्लिनाइड कैविटी ऑफ स्कैपुला आपके पास है। जी। ये भी मैम उसी इसमें की ही- लिगामेंट्स तो नहीं नजर आते, फिर कैसे पता नहीं चला नहीं कि नहीं वो भी नहीं, टूट नहीं जाता बेटा, तो वैसे ही उन्होंने तो वो दिखाया हुआ है बेटा, ये इधर से दिखाया हुआ है कि देखिए एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट की वो हुई है, सेपरेशन हुई है, उन्होंने वो लिगामेंट्स तो दिखाई नहीं हुए, लिगामेंट्स नहीं दिखाते। सो मैम बेसिकली जो शोल्डर जब सेपरेट होगा तो कोरेकोक्लेविकुलर डैमेज होगा, जी बिल्कुल। तब ये वो देखिए, सेपरेट। अब ये दोबारा देखो कितनी अच्छी डायग्राम दोनों। की है, मैंने दूसरी डाली है, ये देखिए, ये इसमें सेपरेशन हो गई है, कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट बिल्कुल सही है, यहाँ पे दोनों चीजें रप्चर हो गई है, और दिस इज व्हाट यू कॉल एज शोल्डर सेपरेशन, ठीक है। लेकिन शोल्डर सेपरेशन के मतलब अल्लाह माफी ये नहीं है कि बिल्कुल हाथ अटक जाएगा, बिल्कुल ही लगा हो जाएगा, लेकिन एक टर्म यूज की जाती है, ठीक है। समझ आ गई क्लास? अच्छा जी, यस मैम। अब हम आते हैं, ये हमारा कल का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया अलॉन्ग विद क्लिनिकल्स, और मैंने आपको इसका इम्पोर्टेंट भी बता दिया था, और मैंने आपको गूगल पे असाइनमेंट भी दे दी थी। मैंने आपको एक तो दिया था कि ड्रॉ लेबल स्कैपुला विद मसल अटैचमेंट्स, वो सबने कर ली थी, सबने भेज दी है? यस मैम। यस वो मैम। मैं चेक कर लूंगी, वो मैं चेक करती हूँ, ठीक है। और उसके बाद, क्योंकि वो आपको ना मसल सारे याद हो जाएंगे, उसके बाद सेकेंडली जो मैंने एक और चीज दी थी, मैंने आपको वो बोला गिडल मूवमेंट्स। Shoulder Girdle Movements थी। movements are muscles. in a usually you should write them in a tabulated form that looks more appropriate and neat, ठीक है। वो आपने कर लिया मैम था, वो इसकी भी कर लिया था? सबमिशन तो वीकेंड पे नहीं थी। बेटा मैंने इसकी सबमिशन का कोई टाइम सच्ची बात है नहीं दिया था, इसलिए मैं जहन में था कि आप लोग कर लो अच्छी तरह से, लेकिन आप बस इस वीकेंड पे दे देना। और यूजुअली अब मैं जो थर्सडे को अगर कोई असाइनमेंट दूंगी ना, तो थर्सडे का मतलब है कि आप थर्सडे को बाय 9-10 ओ क्लॉक सबमिट करवा दो। उसमें पता है क्या होता है, जिससे आपने मसल कल पढ़े थे स्कैपुला के, आपने ड्रॉइंग लेबल कर लिए, तो डॉक्टर राणा की सुबह की क्लास जो थी उसमें बहुत सारे मसल जो थे स्कैपुला के ही थे, तो वो आपने किए होते तो आपको और आसानी हो जाती है, अगर आपने वो बना के याद किए होते तो आपको मसल अटैचमेंट खुद ही बहुत अच्छी याद हो जाती। सिर्फ ये फायदा था उस चीज का। लेकिन आप लोग बस इस वीकेंड पे जमा करा देना। आज मैं 2 और दूंगी जो आपकी यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस भी हैं। असाइनमेंट्स का मतलब ये है, मैं मोस्टली वो असाइनमेंट्स दूंगी जो आपका टाइम ना जाया करने वाली हो, जिससे आपके यूनिवर्सिटी क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाए। जो मैं टॉपिक पढ़ाने लगी हूँ स्कैपुलर एनास्टोमोसिस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, और ये मैं आपको दूंगी, ड्रॉ लेबल करना। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी टास्क दिया जाएगा वो चीज होगी जो कि इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन का एस्पेक्ट होगा, ताकि आपका एक प्रिपेयर भी साथ साथ होता जाए। और यू शुड बी फिनिश विद दिस असाइनमेंट बाय संडे, मैक्सिमम संडे को दे दो, या सैटरडे को बल्कि शाम को दे दो, ताकि संडे को हम लोग चेक कर लें। जी अच्छा, स्कैपुलर एनास्टोमोसिस, जब कोई एनास्टोमोसिस का ख्याल आता है तो लोग ने एक नी जॉइंटेड एनास्टोमोसिस पढ़ा था, तो एनास्टोमोसिस का कोई एक बच्चा जो है उससे पूछती हूँ जी, रोल नंबर 129 129 कहाँ है, सो रहे जी? रोल नंबर 50 जी, चलो
छुट्टी भी नहीं है। फातिमा बाबर, मीरा खान, Yes, ma'am. जी इज दिस मीरब? Yes, ma'am. So that's good that it's मीरब है। मीरब जी बेटा, जब मैं बात करती हूँ एनास्टोमोसिस की, so what do you mean by this कि एनास्टोमोसिस है, उसका क्या फायदा होता है? मैम एनास्टोमोसिस का मतलब है कि जो आर्टरीज हैं अपने एंड ओरिजिन जहाँ पे वो एंड होती हैं वहां पर जाके वो किसी और आर्टरीज के साथ मिल जाए, तो इसको हम एनास्टोमोसिस कहते हैं। तो हमने नी जॉइंट में भी एनास्टोमोसिस पढ़ी थी, तो वो इसलिए थी कि अगर हम जी जी मैम वो इसलिए थी कि जब हम नी को फ्लेक्स करते हैं तो नी में ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी सी मतलब इम्पेयर हो जाती है, जिसकी वजह से अगर एनास्टोमोसिस हुई भी हो जो है ऑलरेडी ह्यूमंस में होती है, तो उसकी वजह से मतलब पूरा जो नी जॉइंट है वो अच्छी तरह सप्लाई हो जाता है ब्लड से, मतलब फ्लेक्स पोजीशन में। उसका कहने का मतलब ये, जहाँ पे भी एनास्टोमोसिस होता है, चाहे वो हार्ट में या कोरोनरी एनास्टोमोसिस है या कहीं पे भी है, तो एक जो Alternate है ना circulation, वहाँ पे collateral. ऑल्टरनेट, हाँ बिल्कुल Collateral ऑल्टरनेट Collateral सर्कुलेशन मिल जाती है, exactly. ऑल्टरनेट सर्कुलेशन मिल जाती है इन केस ऑफ अगर कोई मेन वहाँ पे वेसल ब्लॉकेज हो जाए। ठीक है ना, वो वही बात है यस मैम। कि अगर आपकी मेन जो है फिरोजपुर रोड कहीं से बंद हो जाए तो कोई और रास्ता जो है वो आपको राशिद तक ले आए, लेकिन देयर वुड बी सम ऑल्टरनेट रूट फॉर दैट। ठीक है, तो इस वजह से ये आपको देखना पड़ता है। अब मैंने क्लिनिकल बनाई थी और मे बी ये आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड आप करो। अच्छा, इसमें बेसिकली क्योंकि हम पढ़ने लगे हैं, वी आर कंसर्न्ड विद अपर लिम्ब नाउ, सो वी आर ओवर विद द सबक्लेवियन पार्ट। हम सबक्लेवियन को थोड़ा सा लेते हैं, एक्सिलरी हमारी शुरू होती है। A patient had occlusion of second part of axillary artery due to cholesterol deposits or atherosclerosis, whatever you say. The investigation showed that blood in the upper limb remained normal despite of blockage. ठीक है, यानी कि ब्लॉकेज हुई है सेकेंडरी पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की, तो जाहिर पता भाई ब्लड आगे कैसे जा रहा है, एक्सिलरी आर्टरी ही तो अपर लिम्ब को आगे सप्लाई कर रही है। जिसका अगर मैं कहूँ कि फेमरल ब्लॉक हो गई है लोअर लिम्ब में, तो फेमरल ब्लॉक हो गई तो आगे से सारा कैसे जाएगा। तो इसी तरह एक्सिलरी ब्लॉक हो गई है तो एक्सिलरी से आगे और आर्टरीज निकलती हैं जो कि आपके पूरे हाथ को सप्लाई करती है। तो लेकिन हाथ की सप्लाई सही है उस पेशेंट की, तो क्या वजह है, इसमें हम थोड़ा सा जाते हैं पीछे। ठीक है, गोइंग बैक टू अवर नॉलेज फ्रॉम thorax, this is an aortic arch. Aortic arch का एक था brachiocephalic trunk, common carotid and subclavian. So basically we are concerned with the subclavian here, क्योंकि subclavian जो है that is changed into axillary artery जब वो एक्सिला में जाती है। तो जी this is subclavian. subclavian की कौन कौन सी ब्रांचेस देख रहे हो? subclavian की एक ब्रांच है कोस्ट्रो cervical, Cervical. एक है थायरोसर्वाइकल, Thyrocervical. ठीक है, एक है वर्टिब्रल। Vertebral. वर्टिब्रल से हम दोबारा हमारा कंसर्न नहीं है, क्योंकि वर्टिब्रल जो है वो सप्लाई करती है आपके जो उसमें जो आपके स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन को सप्लाई करने में हेल्प करती है। ठीक है, आगे तो इसलिए हमारा कंसर्न है बेसिकली थायरोसर्वाइकल या कोस्ट्रोसर्वाइकल से। ठीक है, इंटरनल थोरेसिक से भी नहीं है। इंटरनल थोरेसिक आपको याद है वो नीचे चली जाती है, वो जाके थोरेक्स को सप्लाई करती है और बाकी थोरेक्स के एरियाज को ब्रेस्ट वगैरह की सप्लाई देती है। जी, तो हमारे पास कितनी ब्रांचेस हो गई सबक्लेवियन की? कोस्ट्रोसर्वाइकल और थायरोसर्वाइकल। अब आगे हम इन दोनों की फर्दर ब्रांचेस देख लेते हैं। अगर आप इधर देखो तो आपको सेम वही इमेज है, ये थायरोसर्वाइकल ट्रंक है एंड दिस इज कोस्ट्रोसर्वाइकल आर्टरी या कोस्ट्रोसर्वाइकल ट्रंक। जी, थायरोसर्वाइकल को देखते हैं। थायरोसर्वाइकल में से कौन कौन सी निकल रही है? नंबर 1 जी suprascapular and सुप्रास्कैपुलर, transverse cervical Transverse and inferior thyroid. इंफीरियर थायराइड। इंफीरियर थायराइड से हमारा दोबारा लेना देना नहीं है, क्योंकि इंफीरियर थायराइड तो थायराइड को सप्लाई करेगी। तो हमारा कंसर्न किन से रह गया? इन दो से, एस और टी। एस और टी से हमारा कंसर्न रह गया, सुप्रास्कैपुलर एंड ट्रांसवर्स सर्वाइकल से। ठीक है जी, ये आपको यहाँ तक समझ आ गई क्लास? पूरा जो मैंने आपको कोर्स बताया है, एक जनरल मैंने आपको लेआउट दिया है। Yes, ma'am. Yes. ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा है।
कमिंग टुवर्ड्स द स्कैपुला, ठीक है। स्कैपुला पे यूजुअली एनास्टोमोसिस जो है वो इस तरह होते हैं कि आपको पहले मैं उसका थोड़ा सा बता दूं। The anastomosis occur in 3 fossa: subscapular, supraspinous fossa and infraspinous fossa. 2 anastomosis हैं. Number 1 anastomosis. Number 1 anastomosis कहाँ पे हो रहा है बेटा? अभी बताया मैंने. Supraspinous. Supraspinous. सब फोसा पे, जो मैंने आपको 3 फोसा नहीं बताए थे कि पीछे सुप्रास्पाइनस फोसा है, फिर इंफ्रास्पाइनस फोसा है और सब ये जो है आपके पास सुप्रास्पाइनस फोसा और क्या कहते हैं इसको दूसरे वाले का सबस्कैपुलर फोसा, ठीक है, उसमें आपके पास है, ठीक है, 3 फोसा जो है। अच्छा, इसमें बिल्कुल आपको ही आ रही है, ये सबक्लेवियन आर्टरी आ गई, ये थायरोसर्वाइकल ट्रंक आ गई, ठीक है। थायरोसर्वाइकल ट्रंक की ये तो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है, तो चली गई है लगा, ठीक है। बाकी आपने पढ़ी थी एस और टी, इसी तरह से एस और टी पढ़ी थी आपने। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ये एस सुप्रास्कैपुलर एंड टी फॉर ट्रांसवर्स Transverse cervical. Cervical. सर्वाइकल, ट्रांसवर्स सर्वाइकल, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांसवर्स सर्वाइकल जो है इसकी एक डीप ब्रांच होती है, इसकी 2 ब्रांचेस होती हैं। ट्रांसवर्स सर्वाइकल की 2 ब्रांचेस होती हैं, एक सुपरफिशियल जो बाहर चली जाएगी, एक डीप जो अंदर आ जाएगी। तो ये डीप ब्रांच आ रही है, डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल, Cervical. ठीक है जी। अगर मैं कहूँ कि डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल, ठीक है, या किसकी ब्रांच है, तो आप क्या बताओगे मुझे पीछे से? इसको पीछे से सारा फॉलो करो। Deep branch. ट्रांसवर्स सर्वाइकल की ब्रांच है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल की ब्रांच है ना, थायरोसर्वाइकल, ठीक है। और ट्रांसवर्स सर्वाइकल किसकी ब्रांच है? Right subclavian Right artery. subclavian artery. बेटा राइट या लेफ्ट की दोनों है ना? थायरोसर्वाइकल ट्रंक, थायरोसर्वाइकल ट्रंक, थायरोसर्वाइकल ट्रंक की, और थायरोसर्वाइकल ट्रंक किसकी ब्रांच है? Subclavian artery. Right subclavian राइट artery. बिल्कुल सबक्लेवियन की है, और सबक्लेवियन जैसी एक्सिला में एंटर होगी वो क्या बना देगी? Axillary Axillary artery. एक्सिलरी आर्टरी बना देगी, ठीक है। और आगे से एक्सिलरी आर्टरी जो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, 1 2 3, वो मैं आपको भी दिखा दूंगी, ठीक है जी। क्लासेस यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं आपको? क्लास यहाँ तक मैम जो नंबर 1 anastomosis है वो इन तीनों फोसास में होती है, जी, इन तीनों फोसास में, ठीक है। और नंबर 2 बाद में करेंगे हम, ठीक है, वो एक्रोमैन प्रोसेस पे होगा। ये देख रहे हो ना, एक एनास्टोमोसिस है ये। अच्छा, उसके बाद अब आपके पास आप क्या देख रहे हो? डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल, इट मीट्स और एनास्टोमोस विद कौन सी आर्टरी आ रही है, जल्दी बताओ ये? Suprascapular again, which is a branch of Thyrocervical trunk. which is a branch of Right subclavian artery. बेटा राइट या लेफ्ट ना बोलो, अगर राइट या लेफ्ट पूछी जाएगी तब कुछ बताओ, वरना तो दोनों तरफ है ना। ये तो नहीं कि एनास्टोमोसिस राइट साइड पे बनना है, लेफ्ट साइड पे एनास्टोमोसिस नहीं बनाया हुआ। जो चीज राइट साइड पे वो लेफ्ट साइड पे भी तो है ना। उसके बाद अब आप ये तो आ गई सबक्लेवियन के दरमियान। अब एक्सिलरी आर्टरी की कौन सी ब्रांच आ रही है जी? अब यहाँ से ये एक्सिलरी आर्टरी आई है, ठीक है। ये एक्सिला यहाँ हमारे पास है, देखो यहाँ पे एक्सिला है, ये एक्सिला शुरू हो रहा है। एक्सिलरी आर्टरी का ये सेकंड पार्ट है जी। इसकी कौन सी ब्रांच है? circumflex. पहले मैं बताती हूँ, सब स्कैपुलर है, स्कैपुलर, सब स्कैपुलर से निकल रही है सर्कमफ्लेक्स, Scapular artery. स्कैपुलर, Circumflex scapular artery. सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर, जो कि एनास्टोमोस कर देंगे। तो कितनी ब्रांचेस हो गई? 2 आ गई हमारे पास सबक्लेवियन की, और एक आ गई Axillary की. एक्सिलरी की, ठीक है। तो ये एनास्टोमोसिस आपके पास बन गया, ये जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ, ठीक है, विच इज बिटवीन द डीप ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी एंड Circumflex scapular. circumflex scapular artery, which is a branch of subscapular artery, and subscapular artery is a branch of Axillary artery. ठीक है। एक्सिलरी आर्टरी की ये आपके पास मेरे ख्याल से थर्ड पार्ट का ब्रांच है, ये थर्ड एरिया की ब्रांच होती है, ठीक है। तो ये जो एनास्टोमोसिस है, ठीक है,
आपके पास क्या करता है कि वो इस एरिया को बाईपास कर देगा। जो एरिया कटा हुआ है ना, ये जो एरिया कटा हुआ है आप देख रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आपके पास सेकंड पार्ट होगा एक्सिलरी आर्टरी का, उसको बाईपास करके डायरेक्ट आपके पास थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी में ब्लड चला जाएगा। ठीक है, ये देखो सीधा इधर ब्लड चला जाएगा। पहले ब्लड यूं जा रहा था, सीधा जा रहा था यूं करके, अब ब्लड इधर से होके इधर से और इधर से एक्सिलरी आर्टरी में एंटर हो जाएगा। जी क्लासेस समझ आ गई? अच्छा जी, इसका मैं आपको बता देती हूँ। This anastomosis around scapula, it allows the blood to flow past the joint in case of occlusion or damage. ठीक है, अब anastomosis over acromion, ठीक है, acromion के ऊपर क्या बनता है जी। अच्छा, अब आप ये देखो, जी अब इसमें आर्टरीज देखो, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। जी, इसमें से कौन सी आर्टरी निकल रही है? थोरैको Acromial acromial artery, ठीक है। पहले तो बताओ इसकी लोकेशन क्या है? पहला एनास्टोमोसिस तो फोसा में था, सब स्कैपुलर फोसा, सुप्रास्पाइनस, इंफ्रास्पाइनस फोसा में। जो सेकंड एनास्टोमोसिस है, इज गोइंग टू बी ओवर एक्रोमियन प्रोसेस, acromion process. ठीक है। उसमें एक आएगा थोरैको एक्रोमियल आर्टरी व्हिच इज अ ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। सेकेंडली आपके पास आएगी, आपके पास पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल जो है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, उसकी ब्रांच एक्रोमियल ब्रांच, ठीक है। थर्डली आएगी सुप्रास्कैपुलर आर्टरी जो है, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी ये जारी, इसकी एक्रोमियल ब्रांच, ठीक है। इसमें मैम दो posterior circumflex की भी posterior acromial किसकी branch है? होगी और सॉरी मैं बेटा आपकी बात समझी, posterior circumflex humeral artery किसकी ब्रांच है? एक्सिलरी की, मैम जो Axillary थोरैको artery की। एक्रोमियल है मैम वो तो subclavian axillary से की नहीं है। निकल रही? नहीं वो भी एक्सिलरी की, ये देखो आपको बताती हूँ। मैम ये एक्सिलरी के थर्ड पार्ट की है, ये जो नहीं यहीं नहीं से नहीं राइट। बेटा, ये एक्सिलरी की है, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। द एक्रोमियल ब्रांच ऑफ थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, ये आपके पास एक्सिलरी की ब्रांच है, बिल्कुल स्टार्ट में निकलती है, सेकंड पार्ट अभी शुरू ही हुआ था निकलती है, ठीक है। और एक्रोमियल ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वो थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी की है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने ये बीच में बिल्कुल थोड़ा सा सेकंड पार्ट है यहाँ पे मिसिंग है, थोरैको एक्रोमियल बिल्कुल स्टार्ट का पार्ट का हिस्सा है, सेकंड का, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एक्सिलरी की तरफ से कितनी कंट्रीब्यूशन आ गई? एक्सिलरी की तरफ से दो है, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स की तरफ से और थोरैको Thoraco acromial, acromial। और एक सबक्लेवियन से है। यहाँ पे दो सबक्लेवियन से थी और एक एक्सिलरी से थी, ठीक है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको याद होना चाहिए कि आपके पास जो आर्टरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट का प्लीज। ये एनास्टोमोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपने ना जॉइंट लेबल आपने करना है। आपको ये बताती हूँ, आपसे एक डायग्राम शेयर करें एक्सिलरी आर्टरी की। एक्सिलरी आर्टरी के बारे में आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, आपने पढ़ना तो अल्टीमेटली है ही इसके बारे में, एक दो लेक्चर्स में शुरू हो जाएगा एक्सिलरी आर्टरी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, याद नहीं करना बेशक, आपको ये एक्सिलरी का भी कोर्स वगैरह मैं कुछ नहीं बता दें, मैं कुछ उसमें बता। This is wall, this is subclavian, subclavian turns into
एक्सिलरी। जी सबक्लेवियन किस में क्रॉस कर जाती है? सबक्लेवियन क्या बन जाती है? Axillary. एक्सिलरी। एज इट क्रॉसेस द फर्स्ट रिब, जैसे ही फर्स्ट रिब क्रॉस करती है ना सबक्लेवियन, as soon as it crosses the first rib it changes into axillary, and axillary when reaches the teres major changes into Brachial artery. तो आपने ये याद रखना है कि एक्सिलरी आर्टरी जो है फर्स्ट रिब से लेके टीरीज मेजर तक है, उससे पहले सबक्लेवियन है, उसके बाद ब्रेकियल है। ठीक है, एक बात हो गई। अब इसके 3 पार्ट्स आते हैं। पेक्टोरलिस माइनर जो मसल है वो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। 1 बिफोर द पेक माइनर मसल, 1 बिहाइंड द पेक माइनर मसल, thirdly बिलो द पेक माइनर मसल। ठीक है, सही है। अब आप देखो फर्स्ट पार्ट से निकल रही है आपके पास सुपीरियर थोरैसिक। ठीक है, फर्स्ट पार्ट से सुपीरियर थोरैसिक निकल रही है। सेकंड पार्ट के स्टार्ट से ही थोरैको एक्रोमियल निकल रही है और लैटरल थोरैसिक निकल रही है। फिर थर्ड पार्ट से ये सारी निकल रही है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, सबस्कैपुलर। सबस्कैपुलर सबसे लंबी ब्रांच होती है, सबस्कैपुलर सबसे लंबी ब्रांच है, और उसकी ब्रांच है सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल जो पार्टिसिपेट कर रही है, ये सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल लेवल। ठीक है, तो ये उसका पहला पार्ट है, ये उसका दूसरा पार्ट है, ये उसका तीसरा पार्ट है। ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया है, तो बेशक आपको याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। जी बेटा आपको समझ आ गई? जी, anastomosis number 1 is the anastomosis between branches of first part of the subclavian and the third part of the axillary। ठीक है, जो आपने नंबर 1 किया है। नंबर 2 anastomosis जो है, नंबर 2 anastomosis जो है वो आपके पास first part of subclavian and the second and the third part of axillary में। second part कौन सा है? thoracoacromial। जी क्लास ये ठीक है, इसमें आगे चले आप। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं स्पेसेस इन स्कैपुलर रीजन। हमारे पास यूजुअली 3 स्पेसेस होती है, क्वाड्रेंगुलर एंड ट्रायंगुलर स्पेसेस। क्वाड्रेंगुलर ये है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, ये स्पेसेस है। क्वाड्रेंगुलर स्पेस ये वाली है, इंपॉर्टेंट क्यों है? यहाँ से सर्टेन वेसल्स गुजरती हैं, और वो वेसल्स कौन सी है? जी बताएं, वेसल्स कौन सी हैं? पोस्टीरियर Posterior circumflex humeral arch। ठीक है, वो आगे से गुजर के पीछे चली जाती है, क्योंकि एक्सिलरी नर्व ने और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल ने पीछे जाना होता है, तो वो आगे से जो होता है वो पीछे चली जाती है। ठीक है मैम, ये किसके दरमियान होती है स्पेस? मैम ये फिर बता दें एक आप दफा। ये जो स्पेस है ये आप देख लो ना, ये ह्यूमरस पड़ी है, आपको देखो ये ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस है, इधर भी देखो ये ह्यूमरस है, ये स्कैपुला है। ह्यूमरस और स्कैपुला के दरमियान जो थोड़ा सा पार्ट आ जाता है स्कैपुलर रीजन का, वहां पे ये पड़ी है। ठीक है, ये स्पेस है। ठीक है, स्कैपुलर रीजन में पड़ी हुई है, थोड़ी बैक रीजन में। ये आपके पास क्वाड्रेंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। जी, ये हम पीछे से देख रहे हैं कि आगे से देख रहे हैं? पहले तो जल्दी से मुझे बताओ। इस वाला पानी पीछे से देख। वेरी गुड, पीछे से देखिए, कैसे पता चला? स्पाइन देखिए, और ये Spinous मसल्स जो है ये process। पीछे वेरी होते गुड, हैं, और टीरीज मेजर माइनर पीछे ही लगे हुए ना, पीछे होते हैं। है ना? अच्छा, अब आपके पास सबसे पहले क्वाड्रेंगुलर स्पेस जो है, इसमें आप मुझे कुछ बाउंड्रीज बताओगे। क्वाड्रेंगुलर स्पेस की सुपीरियर बाउंड्री किस मसल से फॉर्म करेगी? टीरीज Teres माइनर, minor। और साथ ही कौन सा जॉइंट पड़ा है? जॉइंट कौन सा है? ग्लिनोह्यूमरल, ग्लिनोह्यूमरल, और उसका कैप्सूल भी है ना? उसका कैप्सूल भी Yes। पड़ा हुआ है ना? ठीक है, और अगर हम आगे देखें तो आगे यहाँ पे सबस्कैपुलर फोसा में कौन सा मसल लगा हुआ है? ये तो हम पीछे से देख रहे हैं, अगर हम आगे से देखें तो कौन सा मसल होगा? सबस्कैपुलरिस। सबस्कैपुलरिस में तो आगे पड़ा है ना, ये तो हम पीछे से देख रहे हैं अभी। सबस्कैपुलरिस आगे नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद आपके पास मीडियल बाउंड्री ट्राइसेप, लेटरल बाउंड्री ह्यूमरस से, और लोअर बाउंड्री किससे फॉर्म हो रही है? टीरीज टीरीज मेजर, Major। मेजर से।
इसी तरह ही आप इस पे आओ, ठीक है जी। इसका आप खुद मुझे बताओगे। सुपीरियर बाउंड्री teres minor, ये हम कौन सी करें स्पेस? अपर ट्रायंगुलर। upper triangular space, लोअर स्पेस, लोअर पार्ट, teres major, teres major, लैटरल पार्ट, triceps brachii, triceps, लॉन्ग हेड से, लॉन्ग हेड बोलो, ठीक है। long head, लोअर पार्ट पे आ जाओ, ठीक है। इसके अंदर से क्या गुजर रहा है? कौन सी आर्टरी? circumflex scapular artery, सर्कमफ्लेक्स कैपिलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसेस, और इनके अंदर कॉन्टेंट्स में बेतहाशा एमसीक्यूज ना आए, ठीक है। स्पेसिस की मैंने आपको बता दी है कि स्पेसिस की सिग्निफिकेंस ये है कि चीजें फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है। इसका फायदा ये है ma'am, anterior to posterior या posterior to anterior? बेटा, देखिए ना आप, यहाँ से आपके आपके ये पार्ट जो है थोड़ा सा बगल के पीछे है, थोड़ा सा बगल के पीछे है। स्कैपुला बगल के पीछे पड़ी हुई है ना, एक्सिला के पीछे पड़ी हुई है ना स्कैपुला। Yes ma'am. तो बेटा जो बगल में सारी चीजें हैं, एक्सिलरी नर्व, स्कैपुलर, ब्रेकियल आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी, तो ज्यादा वो बगल आगे पड़ी हुई है, तो बगल से आगे से पीछे जाएंगे ना। स्कैपुलर रीजन तो पीछे है, तो anterior से posterior. मोस्टली एंटीरियर से पोस्टीरियर, ठीक है जी। अब ये आपके पास ये आ गया, ठीक है। इसकी जल्दी से मीडियल बताओ, जल्दी से मीडियल बताओ। ये लोअर ट्रायंगुलर, Long head head of of लॉन्ग हेड ऑफ triceps साइड है। triceps ये brachii, लैटरली आ गई शाफ्ट ऑफ Humerus. humerus, पार्ट आ गया teres major, मेजर से, ठीक है। तुमने जब ये याद करनी हो तो यू कैन मेक अप लाइक दिस, अपनी फिंगर्स को इस तरह करके याद कर सकते हो, ठीक है। आप इस तरह करके कर सकते हो, फिंगर से अपने इस तरह याद करो, दो फिंगर्स को ज्वाइन करो, अपर फिंगर को टीरीज मेजर एक को बनाओ, एक को टीरीज माइनर करो, और इस तरह करके इसको याद करो, ठीक है। ये बाउंड्रीज मैंने आपको सारी करवा दी है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। देखिए ये लिखा हुआ है, दिस quadrangular space is an important space. It provides an anterior region of axilla, a passageway to posterior region of scapula, ठीक है। ये आपने सारा याद कर लेना, मैं सारा करवा दी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपने कंटेंट्स याद कर लेना। डेल्टॉइड मसल, डेल्टॉइड मसल बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टॉइड मसल एक बिल्कुल हमारे शोल्डर का ना बल्क फॉर्म कर रहा है, शोल्डर का शेप फॉर्म कर रहा है जी। आगे से शुरू होता है क्लाविकल से जी। क्लाविकल के किस पार्ट से है? लैटरल से, मीडियल से? जल्दी बताओ। lateral, Lateral part में lateral third, लैटरल से, क्लाविकल के लैटरल से इधर से शुरू हुआ, ये तो हम स्कैपुला देख रहे हैं ना, पीछे से देख रहे हैं। क्लाविकल के लैटरली शुरू हुआ, एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे आया, एक्रोमियन प्रोसेस के लैटरल पार्ट पे आया, और लैटरल पार्ट से होते हुए स्पाइन के नीचे आ गया, यानी कि पूरा inferior घूम surface, जाता है, पूरा घूम जाता है, ठीक है। अच्छा आप इसके देखो, ये देख रहे हो, ये आप लाइनें से देख रहे हो। Which kind of muscle is deltoid? Is it unipinnate? Is it bipinnate? Is it multipinnate? multipinnate, multipinnate, It means कि multipinnate का मतलब है कि it has multiple small tendons, जिसके अंदर बहुत सारे मसल फाइबर आके हर तरफ से लग रहे हैं, ठीक है ना, तो वो multipinnate है। ये it's a very important MCQ. That deltoid muscle is a multipinnate muscle, ठीक है। आपसे बार बार एमसीक्यू पूछा जाएगा जी। अगर हम इसका पूछे ओरिजिन, लैटरल वन थर्ड ऑफ क्लैविकल, अभी बताया लैटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन, ये लैटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन है। लैटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन से होता है स्पाइन के नीचे लोअर लिप पे चला जाता है, स्पाइन के लोअर पार्ट पे, ठीक है। और उसके बाद इंसर्शन कहाँ पे है? इंसर्शन जो है अगर आप इसका देख रहे हो, दिस इज द ह्यूमरस, ह्यूमरस पे एक है डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी है, वहां पे लगता है ह्यूमरस पे, ठीक है। अब इसका जाहिर बात है, अगर आप इसका देख रहे हो तो इसका एक होगा एंटीरियर और क्लेविकुलर हेड, लैटरल और एक्रोमियल हेड। अच्छा अगर एंटीरियर हेड है तो मुझे खुद बताओगे, अगर एंटीरियर हेड है तो वो बाजू को आगे खींचेगा कि पीछे खींचेगा? जल्दी बताओ। आगे की तरफ, जाहिर बात है, आगे आगे लगा है तो आगे। आगे खींचेगा। तो आगे जब आप बाजू करते हो तो दिस इज व्हाट यू कॉल फ्लेक्शन, ठीक है। तो आगे वाले जो क्लेविकल्स के फाइबर है, एंटीरियर फाइबर, वो फ्लेक्शन में हेल्प करेंगे, ठीक है। और उसके बाद
बेटा सुनेगी जरा प्लीज। उसके बाद लैटरल हेड जो लैटरल साइड पे लगा है जी, जो लैटरल साइड पे लगी तो वो बाजू को कहाँ लेके जाएगा, जल्दी बताओ। laterally away from the median plane. लैटरली लेके जाएगा। Lateral abduction, इंटीरियर वाला इंटीरियर लेके जाएगा, लैटरली वाला लैटरल लेके जाएगा। लैटरल मूवमेंट क्या है लेकिन चीज को क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। abduction, एबडक्शन, एबडक्शन। इससे पोस्टीरियर हेड जो है, जो स्पाइन से अटैच है, Extension करेगा. एक मिनट बात करना जी बेटा। Extension. मैं बेटा मैं बता सकती हूँ, मेरे फिजिकल को पेपर भी दिया था लिख के सारा मैं बेटा आप बात करिए जी। पोस्टीरियर जो है वो साहब बता क्या करेगा, पोस्टीरियर करेगा, ठीक है, पोस्टीरियर लेके जाएगा। अब अगर ये पोस्टीरियर लेके जाता है, ये बात है। एंटीरियर हेड फ्लेक्सेस एंड इंटरनली रोटेट्स। जहाँ आप हाथ आगे करोगे तो आपकी इंटरनल रोटेशन हो रही है। देखो अपने हाथ आगे करके देखो, आपके अंदर की तरफ हाथ आ रहे हैं, दोनों हाथ अंदर की तरफ आएंगे। हाथ आगे करके देखो क्लास, अपने हाथ आगे करो, अपने सामने लेके आओ, उसका वॉक करते हो तो आपके हाथ इंटरनली रोटेट जाते हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं। जब आप हाथ पीछे करते हो तो आपके हाथ बाहर की तरफ जाते हैं। आपने कभी नोट किया है आपने चीजें जी क्लास? सो anterior head flexes and internally rotates arm, middle head abducts arm, posterior head extends and laterally rotates arm। जी बेटा आपको पता चल गया ये? yes ma'am, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं। आपने ये देखो ना, जहाँ पे जो चीज लगी आप उधर ही देखोगे। अच्छा ये कुछ है स्ट्रक्चर्स अंडर डेल्टॉइड, ये आपने खुद देख लेना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि डेल्टॉइड पूरे शोल्डर को कवर कर रहा है। तो ज्यादा तो इसमें सारे मसल्स आ जाएंगे, सारे मसल आ जाएंगे, बाइसेप, ट्राइसेप्स, सब स्कैपुलरिस और सारी चीजें आ जाएंगी। ये आपने प्लीज एक दफा देख लेना क्योंकि सिर्फ नाम ही है मसल्स के, जितने सारे मैम मसल्स के जुम्मे नाम। के लिए थोड़ा प्लीज पहले छोड़ दें कि मैं हमने 2 बजे की क्लास के लिए वापस भी आना है मैम प्लीज। जी बेटा मैं आपको बस ये आखिरी टॉपिक है जो खत्म करी, मस्कुलर टेंडनस का, यही है बस मेरे पास, मैं यही करवाने लगी। अच्छा मस्कुलर टेंडनस का, शोल्डर का, ठीक है। आपके पास 3 मसल्स होते हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर, ये 6 मसल कहते हैं, एंड सबस्कैपुलरिस, इनको हम 6 मसल कहते हैं। ये देखो आप देख रहे हो इनको किस तरह इसने ह्यूमरस को कवर किया हुआ है, ठीक है। इन चारों मसल्स को हम कहते हैं, ये फॉर्म करते हैं मस्कुलर टेंडनस कफ और शोल्डर कफ और रोटेटर कफ। कौन कौन से मसल है? सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। Is a sheet formed by the 4 flattened tendons of the muscles। और वो मसल कौन से हैं? 6 मसल, सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस और ये सारे 6 मसल, ठीक है। इनकी जो टेंडन होते हैं, इनके टेंडन होते हैं वो शोल्डर तक आ जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, और जब वो फ्लैट होते हैं तो ब्लेंड कर जाते हैं विद द कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट। इसका मेन काम क्या होता है? उसको स्ट्रेंथन करते हैं। अराइज कहाँ से करते हैं? ये मसल स्कैपुला से अराइज करते हैं और लेसर और ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे जाके लगते हैं। इसका काम क्या होता है कि कफ गिव स्ट्रेंथ टू द कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट, चारों तरफ से कैप्सूल को स्ट्रेंथन करता है एक्सेप्ट इंटीरियरली। देखो ये सारा जो है ना, इन मसल्स ने कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट को स्ट्रेंथन कर दिया यहाँ से, लेकिन नीचे कुछ नहीं है। इसलिए कभी अगर शोल्डर जॉइंट की डिसलोकेशन होनी हो तो वो नीचे की तरफ ज्यादा जल्दी होती है क्योंकि नीचे से उसको सपोर्ट करने के लिए कोई चीज नहीं है। ऊपर तो फिर भी कोरेकोएक्रोमियल आर्च और 6 मसल पड़े, बाकी कुछ नहीं है जी। क्लास मस्कुलर टेंडनस का कितने मसल से फॉर्म हुआ है? 4 muscles. 4 मसल्स। ये देखें, ये इंफ्रास्पाइनेटस आ रहा है, ठीक है, ये आपके पास टीरीज माइनर आ रहा है और ये आपके पास सुप्रास्पाइनेटस आ रहा है, ठीक है, और आगे से सबस्कैपुलरिस। इन्होंने सब ने शोल्डर जॉइंट को देख रहे हो कैसे कवर कर लिया, एक टेंट की तरह कवर कर लिया, ठीक है। तो इस वजह से, और ऊपर से इतना स्ट्रॉन्ग लिगामेंट आ जाता है। ये कौन सा लिगामेंट है? जल्दी बताओ जो हमने पढ़ा था। coracoclavicular, कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट या कोरेकोएक्रोमियल आर्च, है ना। तो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो उससे वैसे जॉइंट नहीं होता। अब दोबारा ये इधर भी देख लो, ये देख लो कितना खूबसूरत ये आपके पास ये डायग्रामिक लगाई है मैंने। ये जो है आपके पास सुप्रास्पाइनेटस है, फिर आपके पास ये आगे से आ रहा है सबस्कैपुलरिस,
पीछे से आ रहा है इंफ्रास्पाइनेटस और नीचे से आ रहा है टीरीज माइनर। देखो सारा इसने कवर कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसके मैं आपको ओरिजिनल इंसर्शन ज्यादा सिवाय टीरीज माइनर टीरीज मेजर के डॉक्टर ने बताया था आज रक्षा ने। मैम अटैचमेंट्स कराई थी सिर्फ, जी मैम करा लिए थे डॉक्टर रक्षा ने आपको कौन से मसल करवाए थे? मैम, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सोस्पाइनल। तो उसमें उन्होंने आपको टीरीज माइनर टीरीज मेजर बता दिए थे? यस मैम। पक्की बात है? नो मैम, यस मैम, उन्होंने सिर्फ अटैचमेंट्स के नाम बोले थे। नाम बोले थे। मैं आपको सब चीज देखिए, सुप्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनेटस तो आपको पता है कहाँ से अराइज हो रहे हैं। सुप्रास्पाइनेटस सुप्रास्पाइनस फोसा से है, इंफ्रास्पाइनेटस इंफ्रास्पाइनस फोसा से है, इंफ्रास्पाइनस और टीरीज माइनर जल्दी बताओ किधर से अराइज हो रहा था? कुछ याद है? स्कैपुला की कौन सी बॉर्डर से था? मैम मीडियल बॉर्डर फर्स्ट थर्ड था। लैटरल बॉर्डर से। हाँ, मुझे भी कंफ्यूज कर तो हाँ, लैटरल बॉर्डर भी नीचे से, इंफ्रोलैटरल। जी बिल्कुल। टीरीज माइनर ऊपर से निकल रहा था, टीरीज मेजर नीचे से निकल रहा था, ठीक है। तो आपके पास टीरीज माइनर कहाँ से राइज कर रहा है? टीरीज माइनर अपर 2/3 से है और टीरीज मेजर लोअर 1/3 से लैटरल बॉर्डर से, ठीक है। सबस्कैपुलरिस सबस्कैपुलर फोसा से है। अब ये जो तीनों मसल हैं SIT, ये तीनों लगते हैं जाके ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पे। ये आपके पास ये जो जगह देख रहे हो ना, ये वाली जगह, ये इतना बड़ा सा ये जो निकला हुआ है, दिस इज ग्रेटर ट्यूबरकल, दिस इज ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। इसमें सबसे ऊपर सुप्रास्पाइनेटस लगता है, फिर इंफ्रास्पाइनेटस लगता है और नीचे करके टीरीज माइनर लगा हुआ है, ठीक है ना। अपर पार्ट में Excuse me, ग्रेटर ma'am. ट्यूबरकल के। जी बेटा। मैम अब से 5 मिनट रह गए हैं जो मेरे को प्लीज अब जाने ना मैम, इतना काफी है। में बंद खत्म हो गया बेटा, 5 मिनट की बात है, 5 मिनट से ओके सबको मैं जी। सुप्रास्पाइनेटस ग्रेटर ट्यूबरकल के सबसे ऊपर है, फिर इंफ्रास्पाइनेटस है और फिर आपके पास टीरीज माइनर ग्रेटर ट्यूबरकल के सबसे नीचे वाले अटैचमेंट पे है, ठीक है। और सबस्कैपुलरिस यहाँ पे लेसर ट्यूबरकल होता है, लेसर ट्यूबरकल पे है। ह्यूमरस के 2 ट्यूबरकल होते हैं, ग्रेटर एंड लेसर, ठीक है। इनके आप वो पढ़ लीजिएगा, नर्व्स, कोई मुश्किल नहीं है, नर्व्स पढ़ लीजिएगा और इनके ना आप अटैचमेंट वो एक्शंस पढ़ लीजिएगा। सुप्रास्पाइनेटस जो है वो आपके पास हेड ऑफ द ह्यूमरस को वो करता है, स्टडी करता है, हेड ऑफ द ह्यूमरस को सपोर्ट करता है और अबडक्शन में हेल्प करता है 0 to 15 डिग्रीज, ठीक है। सुप्रास्पाइनेटस क्या काम करता है? अबडक्शन में हेल्प कर रहा है 0 to 15 डिग्रीज और साथ ही जो है हेड ऑफ द ह्यूमरस को मस्कुलर रोटेटर कफ बना के हेड ऑफ द ह्यूमरस को सपोर्ट कर रहा है। 2 काम हो गए। इंफ्रास्पाइनेटस लैटरल रोटेशन कर रहा है, टीरीज माइनर लैटरल रोटेशन कर रहा है, सबस्कैपुलरिस मीडियल रोटेशन कर रहा है क्योंकि वो आगे लगा है, आगे जो चीज होगी वो आगे की तरफ मूव करेगी तो मीडियल रोटेशन करेगी, ठीक है। और टीरीज मेजर जो है वो भी मीडियल रोटेशन और एडक्शन कर रही है। बेटा प्लीज एक चीज का ख्याल रखें, जो मसल पीछे लगे हैं ना स्कैपुला के पीछे जो है वो आर्म को पीछे लेके जाएंगे। आर्म के पीछे जाने का मतलब है कि उसकी लैटरल रोटेशन हो रही है और साथ एक्सटेंशन या एबडक्शन हो रही है, एबडक्शन हो रही है। जब आगे आता है हाथ तो आगे का मतलब है कि फ्लेक्शन हो रही है, फ्लेक्शन एंड एडक्शन, medial rotation. जी बिल्कुल। तो इसलिए सब स्कैपुलरिस जो है वो तो क्योंकि आगे लगा हुआ स्कैपुला के तो उसने हाथ को आगे लेके आना है, तो वो क्या करता है, वो आपके पास मीडियल रोटेशन करता है और साथ एडक्शन करता है, ठीक है। और जो पीछे लगे हैं मसल टीरीज मेजर वगैरह जो पीछे की साइड से, फिर वो क्या करते हैं ज्यादा, वो आपके पास ज्यादा लैटरल रोटेशन में हेल्प करते हैं। बेटा बस यही है इसका और इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। टीरीज मेजर कहाँ पे जाके लगता है? बेटा टीरीज मेजर मैं आपको बताती हूँ, इसमें दिखाई नहीं हुआ, चलिए। टीरीज मेजर ना आपके पास ह्यूमरस में, मैं ह्यूमरस आपको इंशाल्लाह अगर होगा अगला 1 घंटे में तो ह्यूमरस को भी बताऊंगी। ह्यूमरस का बेटा एक सर्कस होता है, इंटरट्यूबरकुलर सर्कस, वहां पे जाके साइकिल होता है, वो यहाँ पे कहीं आता है, वो इधर पार्ट पे आएगा कहीं पे इस जगह पे, ओके मैम, ठीक है।
उसका ट्यूबरकल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेसर या ग्रेटर ट्यूबरकल से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो बिल्कुल अलग अलग होता है। पैक मेजर के साथ लगा होता है, पैक मेजर, लेटिस डोर्साई और टीवीज मेजर तीनों इकट्ठे आते हैं। ठीक है बेटा, बस ये आपका लेक्चर आज का खत्म हो गया। हमने आज मेन चीजें सब ऐसे आपको बताती हूँ, एनास्टोमोसिस पढ़ लिया, कल की हमने ऑसिफिकेशन और थोड़ी क्लिनिकल्स हमने देख ली, और साथ हमने स्पेसिस पढ़ ली, और हमने साथ क्या कर लिया, डेल्टॉइड मसल कर लिए, मस्कुलर रोटेटर कफ कर लिया, उसके मसल 4 कर लिए हमने। और अब जो आगे जो मैं आपकी क्लास लूंगी अभी, उसमें हम एक्सिलरी नर्व, रेज दी है, बर्सा और कुछ क्लिनिकल्स करके इस चैप्टर को, स्कैपुलर रीजन को हम खत्म करेंगे। ठीक है बेटा? मैम लेकिन जो मेरे को आप लोगों ने 3 बजे तक क्लास क्यों रखी है? मैम ना रखे हैं। नहीं बेटा, वो इस वजह से 3 बजे तक रखती है क्योंकि बेटा बीच में 1 घंटा पूरा हुआ आते ना, वरना तो 2:30 बजे तक होती है, तो ब्रेक, जुम्मे की ब्रेक की वजह से सब रखती है, और तो कोई वजह नहीं। तो मैम रहने देना था, 1 घंटा मेरा एक्स्ट्रा बच्चा, हो मेरी गया। एक बात सुनो, आपके एनाटॉमी के पहले 4 क्लासेस होती थी, घंटे घंटे की पूरी। अब आपकी एनाटॉमी की अगर हम इससे कहीं 3 क्लासेस लेते हैं तो आपका कोर्स कैसे कवर हो जाता है? और उसमें से भी 3 में से भी 1 काट दें, 2 रह जाए, कल की और आज की 2-3 रह जाए, तो बेटा तो कभी भी नहीं खत्म होगा ना कोर्स तो खत्म करना है ना इस तरह। लेकिन उसमें कुछ बचा ही नहीं है, उसमें सिर्फ एक्सिलरी नर्व है और बर्सा है बस, और क्लिनिकल थोड़े। चलो आप भी नमाज पढ़ें, इंशाल्लाह नमाज के बाद फिर बेटा दोबारा लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। मैम स्लाइड शेयर कर दीजिएगा। बेटा ये मैं खत्म कर दूं Yes, पूरा, ma'am. और मैं आपको ना गूगल पे वो भी कर देती हूँ, स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगी। और गूगल पे बेटा प्लीज, ये आज जो चीजें पढ़ी हैं, तीनों 4 चीजें, इनमें सारी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इनको मतलब कि बिल्कुल किस तरह भी छोड़ नहीं सकते, तो प्लीज साथ साथ कर लेना। मैम तो जो मैम फिर भेज शोल्डर, दीजिएगा 3 बजे के बाद स्लाइड्स। जी बेटा, आप क्या कह रहे हो? मैम जो अपने शोल्डर्स के सारे मसल्स वगैरह कहे थे वो उनको करना जरूरी है जैसे आपने बताया फिर? बेटा देखिए, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, मैंने आपको कल स्केपुलर ड्रॉइंग लेवल बताई थी। अगर आपने स्केपुलर ड्रॉइंग लेवल की है तो आपको मसल ओरिजिन तो ऑटोमेटिकली याद हो, आपको याद हो गए ना, आपको मसल के, आपको सुप्रास्पाइनल आपको पता चल गया कहाँ लगा हुआ है, आपको टीविस माइनर, रोम्बॉइडस माइनर, ट्रेपेजियस, क्लैविकल पे, और सारा जो आपको सारा पता चल गया ना, तो नहीं पता चला आपको? जी। तो वो तो आपको काफी हद तक पता लग गया है। अब उनके इंसर्शन आपने पता करने, इंसर्शन हम 1 बाय 1 करते जाएंगे बाद में। मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि जब भी हमने शोल्डर जॉइन करना पड़ा है जिसमें 4 मसल्स आके लगते हैं, उसके नीचे आपने सच बताया ना कि ये चीजें होती हैं, तो मैं वो पूछ रही हूँ कि वो सारे मसल्स वगैरह करना जरूरी है अभी, बिकॉज वो शोल्डर में आते हैं। रोटेटर कफ जो आपने पढ़ाई थी, जी जी। बेटा रोटेटर कफ की मसल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 6 मसल, वो तो बहुत आसान है बेटा, उससे आप क्यों घबरा रहे हो? आपने तो सारे स्केपुला में बना तो दिए होंगे, तो बहुत आसान है, ओके मैम, इससे आप क्यों परेशान थैंक यू। हो? उससे आप बिल्कुल परेशान ना हो, तो सारा कुछ बहुत आसान है, सुबह के साथ करने नहीं दीजिए, ठीक है? कोई लेक्चर नहीं होगा। चलेगा, ओके। और आपने ये ध्यान में रखना कि मस्कुलर रोटेटर कफ हमेशा नीचे से, सिर्फ ऊपर वो टेंट लाइक है, नीचे से शोल्डर जॉइंट इज नॉट सपोर्टेड, तो इसलिए डिस्लोकेशन कॉमनली नीचे होती है, ठीक है? चलो ओके बेटा, इंशाल्लाह फिर जुम्मे के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।